नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जो सीधे हमारे जीवन से, हमारी रसोई से जुड़ा है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। हम समय में पीछे जा रहे हैं और महान ऋषि वाग्भट की एक कक्षा में बैठे हैं। वो अपनी महान रचना अष्टांग हृदयम से भोजन के गहरे रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं। सोचिए कैसा माहौल होगा। आत्रेय जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी वहां मौजूद हैं और सब मिलकर पोषण के असली सार को समझने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस प्राचीन खाद्य विज्ञान के पीछे का तर्क क्या है। वाग्भट अपनी बात की शुरुआत करते हैं भोजन की नींव यानी अनाज से, और वो सभी अनाजों को 2 मुख्य परिवारों में बांटते हैं। देखिए, एक तरफ है शुग धान्य, यानी वो अनाज जिनमें बालियां या छिलके होते हैं, जैसे चावल और गेहूं। और दूसरी तरफ है शिंबी धान्य, यानी दालें जो फलियों में उगती हैं। हर समूह के अपने कुछ खास गुण होते हैं। अच्छा, तो इन अनाजों में भी कुछ को चैंपियन का दर्जा दिया गया है, जैसे रक्तशाली नाम का एक लाल चावल, जिसे सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ में संतुलन लाता है। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे 2 दालों में जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। एक तरफ मूंग दाल है जिसे सबसे अच्छा कहा गया क्योंकि वो पेट में गैस नहीं बनाती। वहीं दूसरी तरफ उड़द दाल को पचाने में सबसे भारी और मुश्किल माना गया है। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। ग्रंथ कहता है कि ताज़ा कटा हुआ अनाज भारी होता है, शरीर के चैनलों में रुकावट पैदा कर सकता है। लेकिन अगर उसी अनाज को 1 साल तक रख दिया जाए तो उसके गुण बदल जाते हैं और वो पचने में बहुत हल्का हो जाता है। तो अब ऋषि के पाठ का अगला अध्याय शुरू होता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि उसे बना कैसे रहे हैं। पकाने का तरीका सब कुछ बदल सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का। देखिए, चावल एक ही है, लेकिन उसमें कितना पानी मिलाया गया, इस एक चीज से वो कहां से कहां पहुंच जाता है। चावल का पानी, जिसे मंड कहते हैं, सबसे हल्का और पाचक है, तो वहीं ठोस पका चावल यानी ओदन सबसे भारी और पौष्टिक। अब ये ज्ञान सत्र अनाज और दालों से आगे बढ़कर पूरे जीव जगत को अपने दायरे में ले लेता है, और इसका वर्गीकरण करने का तरीका भी बहुत अनोखा है। यहाँ वर्गीकरण जानवरों की प्रजाति से नहीं बल्कि उनके रहने की जगह यानी उनके हैबिटेट से हो रहा है। सूखे और शुष्क इलाकों के जानवरों का मांस हल्का माना गया है, जबकि दलदली और गीले इलाकों के जानवरों का मांस भारी और कफ बढ़ाने वाला बताया गया है। तो कुछ उदाहरण देखें। बकरे के मांस को उसकी अनुकूलता के लिए इतना महत्व दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि उसके गुण हमारे शरीर के ऊतकों से मिलते जुलते हैं। वहीं दूसरी तरफ भैंस का मांस बहुत भारी और नींद लाने वाला बताया गया है। सब्जियों के लिए भी एक बड़ा सीधा और तार्किक नियम है। पौधे का जो हिस्सा जमीन से जितना ऊपर उगता है वो पचने में उतना ही हल्का होता है, यानी पत्ते सबसे हल्के और जो कंद या जड़ें जमीन के नीचे हैं वो सबसे भारी। और जैसे दालों में था, वैसे ही यहाँ भी एक हीरो और एक विलन है, कह सकते हैं। जीवंती नाम की एक हरी सब्जी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और सरसों के साग के लिए चेतावनी दी गई है कि इसका सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। फलों की बात करें तो यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है। अंगूर को सबसे अच्छा बताया गया है, वहीं बड़हल या लकुच जैसे फलों को शरीर के लिए समस्या पैदा करने वाला माना गया है। ऋषि अब रसोई की दवाओं पर आते हैं। वो चीजें जो भोजन को सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बनाती बल्कि उसे रूपांतरित कर देती हैं, उसकी शक्ति को बदल देती हैं। सोचिए, नमक भी सिर्फ नमक नहीं होता, उसके भी प्रकार हैं और हर एक के गुण अलग हैं। इनमें सेंधा नमक यानी सैंधव को सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि ये बाकी नमक की तरह शरीर में दोषों को बढ़ाता नहीं बल्कि उन्हें संतुलित करता है। और ये तो समझिए कि रसोई की अपनी एक फार्मेसी है। हींग जो पाचन में मदद करती है, त्रिकटु जो अदरक, काली मिर्च और पिपली का मिश्रण है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, और त्रिफला जिसे शरीर को फिर से युवा बनाने वाला रसायन माना गया है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे ज्ञान के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो रहस्य जो वाग्भट अपनी कक्षा के अंत में बताते हैं। यही है वो मूल मंत्र।
कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। उसे पकाया कैसे गया है, उसे किसके साथ खाया जा रहा है, वो किस जगह पर उगा है और उसे किस मौसम में खाया जा रहा है, ये सब मिलकर उसका प्रभाव तय करते हैं। तो ये जो प्राचीन नियम है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक गाइड बुक की तरह है जो हमें सिखाती है कि भोजन और हमारे शरीर का रिश्ता कितना गहरा और गतिशील है। ये प्राचीन नजरिया हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या खाना सिर्फ पेट भरने की चीज है, या फिर ये हमारे शरीर के लिए एक तरह का कोड है, एक निर्देश है जो तय करता है कि शरीर कैसे काम करेगा? और इसी सोच के साथ वाग्भट अपना पाठ समाप्त करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को इस ज्ञान को रटना नहीं, बल्कि अपने जीवन में खुद लागू करके देखना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।